4 है ना? थ्री हमने कर लिया था ना? तीन रिक्वायरमेंट है। आइडेंटिफाई, सिग्निफिकेंस, थ्रेट, सिग्निफिकेंस और सेम कट्स। थ्रेड्स, और ये तो आसान सवाल था यार, मुझे नहीं समझ आया आप लोग ये क्यों नहीं कर सके। ये तो मेरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि देखिए मेरी बात सुनिएगा, दो चीजें। 4 है ये, सही है? एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एंगेजमेंट स्लैश क्लाइंट एक्सेप्टेंस, और मैं हमेशा से आपसे कहता हूं इसके अंदर इतनी खतरनाक लिंकिंग है कि इस कॉन्सेप्ट को आइजा ने भी कवर किया है और इस कॉन्सेप्ट को आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स ने भी कवर किया। सिंपल सी बात है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आइजा ने भी कवर किया है और उसको आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स ने भी कवर किया। भाई क्या ये बात समझ आती है? आइजा में इसके ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है? सबसे पहला आइजा अप्लाई हो जाता है आइजा 300 और दूसरा आइजा अप्लाई हो जाता है आइजा 210, एंगेजमेंट लेटर और क्लाइंट एक्सेप्टेंस। क्या अगर आप पहले, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपका फर्स्ट पिछले साल का ऑडिटर से कम्युनिकेट करना है, ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर काम करना है, वो याद आ रहा है? अच्छा, इसका आंसर यहां से नहीं था, इसका आंसर यहां से सेम कॉन्सेप्ट था। इसका आंसर, जिस बच्चे ने ये लिख दिया कि फर्स्ट ईयर है तो मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, इसका आंसर था आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स ने, और आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स ने थ्रेड्स भी बताए हैं, उसके सिग्निफिकेंस भी बताए हैं और उसके सेफगार्ड भी बताए। और ये तो एक सिंपल सा सवाल था यार कि अगर आप एक कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या मसला हो सकता है? सबसे पहला थ्रेड आपका हो सकता है प्रोफेशनल बिहेवियर का, और दूसरा थ्रेड आपका हो सकता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का। मेरे पास एक्सपर्टीज ही नहीं होंगी इसको ऑडिट करने के लिए, प्लस मैं एक ऐसी कंपनी को ऑडिट करने जा रहा हूं, आपको पता है मजार ने, फर्म का नाम सुना है, यूएस की टॉप फर्म है, उसने कहा आज के बाद डोनाल्ड ट्रंप हमारा ऑडिट क्लाइंट नहीं है। सुना था सब? नहीं है? बहुत बड़ी न्यूज आई थी, बहुत बड़ी न्यूज आई थी। मजार्स ने कहा था क्या डोनाल्ड ट्रंप की सारी अकाउंटिंग कौन संभालता था? सारे टैक्स के मैटर, अकाउंटिंग के मैटर कौन संभाल रहा होता था? जहां डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवालात उठना स्टार्ट हुए कि भाई इसने ये करा, इसने ये करा, इसने फ्रॉड करा, उसके अकाउंटेंट ने सबसे, क्यों? प्रोफेशनल बिहेवियर। अबे डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंटेंट और एडवाइजर कौन है? मजार से। सही, मजार एक ऑडिट फर्म है, सही है। तो आप समझ रहे हैं, डिलॉइट ने एक जमाने में एग्जैक्ट का ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया था। एग्जैक्ट पता है? एग्जैक्ट का पता है, जो उसका बाद में पता चला कि उसका बिजनेस क्या है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब सोचो जहां जहां नाम यूज हो रहा होगा एग्जैक्ट का, तो जिसका ऑडिटर कौन है? डिलॉइट। तो प्रोफेशनल बिहेवियर आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? आप समझ रहे? समिट बैंक का मसला चला। अब देखें, सुनिएगा मेरी बात को, और कोई वो वाली बात नहीं है। JDW शुगर मिल्स, जब ये नाम सुनते हैं पहली चीज क्या आती है? जहांगीर तरीन। क्या करा उसने? क्या इल्जाम लगे? फ्रॉड हुआ है ना, कुछ शुगर में फ्रॉड हुआ है। अगला सवाल, ऑडिटर कौन है? KPMG। KPMG ना, KPMG तासीर है। तो अगली चीज कि यार मतलब प्रोफेशनल बिहेवियर, आपको ये बात समझ आती है? दो थ्रेट होते हैं नॉर्मली, प्रोफेशनल बिहेवियर और कॉम्पिटेंस, सही है। सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है आपका ये क्लाइंट, सही है। इसके ऑपरेशंस क्या है, इसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन सी रेगुलेशंस, जितनी ज्यादा रेगुलेशन अप्लाई होंगे उतना मुश्किल क्लाइंट होगा आपके लिए करना यार, सही है। ये सारा स्टेटिक्स में लिखा हुआ है, सारा आईके के कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है, सारा आपकी किताब में लिखा हुआ है।
सही है। और सेफ गार्ड्स होंगे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। इसके अंदर नॉर्मली क्या आता है, इसके अंदर नॉर्मली आता है आईजा 315, नेचर ऑफ द एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना। और फिर उसके बाद हमारे पास सेफ गार्ड्स क्या होते हैं, जितना मुश्किल क्लाइंट है उतनी अच्छी एंगेजमेंट टीम भेजे, उतने कॉम्पिटेंट टीम भेजे। जितना मुश्किल क्लाइंट उतनी कॉम्पिटेंट टीम, उतने ज्यादा लोग। जितना मुश्किल क्लाइंट, तो ये नहीं बोलना 15 दिन में रिपोर्ट दे देंगे, टाइम मांगे। जितना मुश्किल क्लाइंट उतने अपने साथ एक्सपर्ट्स अपॉइंट करें। हमने नेशनल बैंक ऑडिट करा, हमने 4 एक्सपर्ट अपॉइंट किए, 4 एक्सपर्ट अपॉइंट किया तुमने। ये इसका आंसर तो बड़ा आसान था, तो मतलब सिंपल सा सवाल था यार। ये तो सवाल पास करने के लिए था। वो कह रहा है थ्रेड्स बताएं, सेफ सिग्निफिकेंस बताएं, सेफ गार्ड बताएं, तो कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होगा ना प्यारे बच्चों, ऐसा अप्लाई थोड़ी होगा। जिसने ऐसा लिखा तो उसने गलत लिखा। ये एक चीज 2 जगह लिखी होती है और आप लोग यहीं पे मैसअप कर देते हैं चीज। और ये 13 नंबर तो पास होने के लिए दिए थे उसने आपको। अब मसला क्या है, सुनिएगा, मसला क्या है फेल होने का, सेलेक्टिव स्टडीज। हम कोड ऑफ एथिक्स में फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन्स एंड गारंटी, एम्प्लॉयमेंट और फीस और लॉन्ग एसोसिएशन और वैल्यूएशन, और ये जो 2-3 पेज थ्योरेटिकल है उसको हम क्या करके चले जाते हैं, हम छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरीके से 315 जब मैं पढ़ता हूँ तो बस ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क, पूरा आयजा लिखा हुआ है, उनकी चीजों को पढ़ने की तौफीक भी नहीं करता प्यारे बच्चों। यही जो अब तक हमने सवाल करा ना, 28 और 13 कितने हो गए, 41 मार्क्स में इसने आपके साथ सिर्फ सेलेक्टिव स्टडीज में खेला है और कुछ नहीं खेला है। इस 41 मार्क्स के पेपर में से, और ये 7 नंबर हटा दे पहला वाले सवाल को, तो 35 मार्क्स इसने आपसे कहां खेले, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेलेक्टिव स्टडीज को चैलेंज किया है उसने। बेटा सेलेक्टिव स्टडीज करके आओगे, पूछ लूंगा 13 नंबर का सवाल, पूछ लूंगा 14 नंबर का सवाल, और यही करा उसने आपके साथ। तो एक चीज तो भाई, क्लासेस ले ना नहीं आपका अपना डिसीजन है। एक बात मेरी मान ले, सेलेक्टिव स्टडीज आपने हर चीज को आपने थ्योरेटिकली भी पता होना चाहिए और उसके ऊपर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पता होना। यार ये चल रहा है दुल्हन, नहीं चल रहा है। कुछ ब्लंडर्स मारे आप, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े इसको, या ब्रेन बोर्ड मिटा देगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगली फाइल है क्वेश्चन नंबर 5।